अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोकर। आज प्रोग्राम कर रहे हैं फैसलाबाद की सनती तंजीमों के ऊपर। साल 2020 और 21 के लिए नई सनती तंजीमों के अहदेदारों का ऐलान हो चुका है, इलेक्शन हो चुके हैं। अहदेदारों ने अपने अहदों का हलफ उठाते हुए अपनी नशिस्तों के ऊपर बर्जुमान हो चुके हैं। क्या उनका विजन होगा इस साल के लिए, क्या मुश्किलात हैं उनके लिए, जबकि पाकिस्तान भर के लिए ऑर्डर्स की भरमार है। कोरोना से निकल के आगे एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है। कैसे उस ज़िंदगी के मुताबिक ये अपनी सनतों को तरक्की दे सकेंगे। एक्सपोर्ट बढ़ी है लेकिन रॉ मटेरियल के हवाले से मुश्किलात बहुत हैं। कैसे कैटर करेंगे, क्या मुश्किलात हैं और क्या उनके हल और क्या इनका विजन है, सब आज आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर ही, जैसे कि प्रोग्राम के इंट्रो में मैंने जिक्र किया कि आज ख़ास तौर पे प्रोग्राम उन अफराद के साथ, उन लोगों के साथ है जो नई बॉडीज़ बनी हैं। सनत फैसलाबाद की और सनती तंजीमों के हवाले से नई बॉडी जो तश्कील दी, नई अहदेदार अपने अहदों का हलफ उठाते हुए अपनी अपनी सीटों पर बर्जुमान हो चुके हैं। क्या उनका विजन है और ख़ास तौर पर किन मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ेगा और कैसे वो उसे कैटर करेंगे। सबसे पहले FCCI के सदर और नायब सदर जो है हमारे साथ मौजूद हैं। राना एहतिशाम साहब मौजूद हैं, अयूब असलम मान साहब मौजूद हैं। राना एहतिशाम से मैं आगाज़ करूँगा। बहुत शुक्रिया शाम भाई टाइम देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि सबसे पहले तो मुबारकबाद भी हमारी तरफ से हो, फिर आगाज़ है अब आपका एक साल के लिए, तो क्या ख्याल है आपका इस वक्त विजन क्या है किस तरफ, क्योंकि हम बहुत सारे इशूज़ के ऊपर आपके साथ बात करते रहे हैं। हम बेशक आप पाकिस्तान तरीके के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आपने वो चीज़ें हमेशा उजागर की जो कि हमेशा से सनत और सनतकारों के फ़वाइद के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। सिटी 41 ने ना सिर्फ इलेक्शन डे से लेकर आज तक बल्कि इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया। मैं स्पेसिफ़िकली आपको इसका क्रेडिट देता हूँ कि आपने ट्रू इलेक्शन करवाने के अंदर दोनों ग्रुप्स की नुमाइंदगी भी की। सबसे पहले तो आपको इसका जेन्युइन क्रेडिट जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात देख लें, मैंने उस दिन भी आपको कहा था, मैं उसको आज दोहराना चाहता हूँ कि नेशनल ग्रुप पे ट्रस्ट का दिन होगा वो, और वक्त ने साबित किया। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह के बड़े शुक्रगुजार हैं। विज़न, मैंने अपनी फर्स्ट डे की स्पीच में भी बात की थी कि नेशनल ग्रुप पिछली 2 दहाइयों से अपना एक विज़न और रोड मैप लेके चल रहा है। वी हैव ऑल द विजन्स। विज़न क्या है? विज़न सिंपल ये है, टू सर्व द बिज़नेस कम्युनिटी विद डिफरेंट इशूज़ जो कि हर आने वाले दौर में डिफरेंट होते हैं। जिस तरह आज के दौर के अंदर एनर्जी क्राइसिस जो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन अभी महंगी एनर्जी है, लेकिन उसको हमें कट डाउन करना है, उसके लिए आवाज़ करनी है। हमारे शहर के अंदर एक्सपो सेंटर की कमी है। हमारे शहर का जो छोटा ताजर है, जो छोटा दुकानदार है, उसको फैसिलिटेट करना है ताकि वो अपने रोज़गार में सुकून से कमा सके। उसके लिए रजिस्ट्रेशन का मामला हो, फिर चाहे सेल्फ असेसमेंट, उसको FBR से ऐसे रिलेट करना चाह रहे हैं हम कि वो आसानी से आ जाए, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके हुकूमत के अदारों के ऊपर। वो उसके लिए हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। और मैं बड़ा ही लकी हूँ, खुशकिस्मत हूँ कि और लीडरशिप का मशकूर हूँ कि अयूब असलम मान साहब और चौधरी तल्ला साहब की शक्ल में ताजरों के बेहतरीन एसोसिएट ट्रेड के हमारे पास नुमाइंदे हैं। बड़े धीमे, बड़े मुदब्बर और बड़े ही सीजनड लोगों की टीम में मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये साल बताएगा कि नेशनल ग्रुप की जो ये खूबसूरत बिल्डिंग है, जिसकी फाउंडेशन मियाँ अदरीस साहब और मियाँ जावेद साहब हैं, उसके अंदर तज़ीन और आराइश की शक्ल में हमारा साल जगमगाएगा। अच्छा भाई, एक बड़ा बुनियादी सवाल होगा कि जब आप डेफिनेटली से आएँ, ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए कोरोना पेंडेमिक से निकल के पाकिस्तान बाहर है, ऑर्डर्स की भरमार है, लेकिन जब ऑर्डर्स की तरफ जाते हैं तो कॉटन महंगी हो रही है। ज़राअत के हवाले से हमारा जो एग्रीकल्चर के साथ, क्योंकि आप खुद एक किसान के बेटे हैं, आपको बड़ी अच्छी तरह से अंदाज़ा है, और फिर सनतकार भी हैं। सनत और एग्रीकल्चर बहुत कम्बाइन है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट्स और कुछ जो लोग हैं जो रोड मैप बनाते हैं उन्होंने सेपरेट रखा है, जिसकी वजह से हमें नुकसान अब उठाना पड़ा है, जो हम कॉटन प्रोड्यूस में दूसरे नंबर पे थे। इसके हवाले से क्या देख रहे हैं कि हमारी सनत और ज़राअत दोनों को कैसे लेकर चलना? देखें जी, अगर तो हम अपनी पुरानी गलतियां दोहराएंगे नहीं तो आज इन गलतियों का अजाला हो सकता है जो कार्टेलाइजेशन और लॉबिस्ट लोगों ने की हुई। मिसाल के तौर के ऊपर हमारा कॉटन एरिया उन्होंने डंप कर दिया, और सबसे बढ़कर ये किसान को मजबूर किया कि वो कॉटन बीजने से, काश्त करने से हट जाए। मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मुझे अच्छे तरीके से याद है 2500, 2600, 2200 रुपये की पुट्टी रेट तो नहीं बनता ना। आप किसान को उसकी मेहनत तो देना, और फिर नए सीड के अंदर कोई काम नहीं कर रहे। मैं आज सवाल उठाता हूँ पंजाब के मिनिस्टर एग्रीकल्चर से कि आपके जो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इदारे हैं, बल्कि मैं उन्हें लिखूँगा कि भाई आप आज भी, मैं खुद अभी कॉटन ग्रोअर की बात कर रहा हूँ कि 21 22 स्प्रे करते हैं, आपसे पिंक वॉर्म नहीं मर रही। तो हमें R&D करके अच्छे बीज भी लेके आने हैं। इसके साथ साथ हमें कॉटन के मसाइल हों, फिर चाहे वो दूसरे एग्रीकल्चरिस्ट के मसाइल हों, वी आर ट्राइंग कि हम इस चेंबर के प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको ले आएँ। जिस तरह मैंने पहले अनाउंस किया कि हमारी कोशिश है यहाँ पर एक एग्रीकल्चर हेल्प डेस्क कायम किया जा सके, और हम ज़राअत के जो से ज़िम्मेदार हैं उनको बुलाया है और उनको उनकी मदद कर सकें।
तो आपके ख्याल में ये जो विजन है ये आपका साल का मेन होगा, खासतौर पर टारगेट FPR किसानों के साथ एक अलाइंस बनाना, और ख़ासतौर पर जो सनतकार हैं इनकी एक्सपोर्ट के हवाले से, क्योंकि डेफिनेटली इंडिया और बांग्लादेश जैसे खुलेगा तो हमें एक धचका लगेगा, तो हमें उसे रोकना होगा, गवर्नमेंट को उकसाना होगा। मैं कह रहा हूँ कि हमें इन चीज़ों को कैटर करके रोकना चाहिए ताकि हमारी एक्सपोर्ट का जो हिस्सा हमें मिला है ये हमारे पास ही रहे। देखिए जी, मैं कहता हूँ इट्स अ गोल्डन टाइम। हमें इस स्पीड से आगे निकल जाना चाहिए कि इंडिया और बांग्लादेश के पास वो टाइम ही ना बचे कि और हम इतना आगे निकल चुके हों, जब वो हम आएँ तो हमारे पास उसके लिए लाजमी तौर पर गवर्नमेंट का बड़े अच्छे इकदाम आते हैं जी, उनको सराहना चाहिए। रिफंड्स मार्वलस स्टाइल हमने आज तक नहीं देखा ऐसे रिफंड्स मिले। लिक्विडिटी क्रंच तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम करने की बारी है और रैपिडली करने की बारी है। मैं प्राइम मिनिस्टर को सराहता हूँ कि बेशक हमें पता है कि सर्कल डेट बहुत ऊंचा चला गया, लेकिन इसके बावजूद 9 सेंट इज़ नॉट एनफ, वी हैव टू डू मोर। इसके अंदर देयर इज़ नीड टू डू मोर ताकि एनर्जी की कॉस्ट कम हो सके, ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ सके। हमारे वज़ीर से जौन सी इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं असलम इकबाल, वो 1 विंडो की बात कर रहे हैं, रियली अप्रिशिएटेबल। अगर किसी तरीके से हम आने वाले दिनों के अंदर 1 विंडो की तरफ चले गए तो इन्वेस्टमेंट की भरमार लग जाएगी। इन्वेस्ट की भरमार लग जाएगी। बहुत ही जो विजन था वो इनके पास है, उन्होंने अपना आइडिया भी दिया। अयूब असलम मान साहब मौजूद है, नायब सदर है, इनसे बात का आगाज़ देता हूँ। मान साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आपके ख्याल में, क्योंकि डेफिनेटली सनत के हवाले से अगर देखें तो बड़ी बैलेंस ग्रुप बना है, उधर से सनत और इधर से ताजरों की तंजीमों की नुमाइंदगी आप बेहतरीन किस्म कैसे करेंगे, कैसे लेके चलेंगे, कौन से मसाइल आपके ख्याल में जो कि हाईलाइट करने वाले हैं और आपके जो पैड है उसके ऊपर टॉप पे लिखे होंगे? शुक्रिया पहले तो 41 का क्योंकि हमारी आवाज़ 41 ने ऊपर तक पहुंचाई है। जब भी कोई हमारा मसला हुआ 41 सबसे आगे रहा है। जो आपने का सवाल है वो सवाल ये है कि मैं ट्रेड से हूँ, हमारे प्रेसिडेंट साहब सनतकार हैं। हम अपना मसला लेके ऊपर तक जाएंगे और इंशाल्लाह सबसे पहले तो हुकूमत को ये चाहिए कि ये जो आए दिन बिजली का रेट कभी अप कभी डाउन, ये एग्रीकल्चर लोगों के लिए, जो किसान लोग हैं उनके जो पानी का मसला है उसको हल कर दें कि उनके जो मीटर हैं, उनकी जो बिजली है उसको वो उनके रेट कम कर दें, तो ये तमाम खाने की चीज़ें, दालें, चावल सस्ती हो जाएंगी हमारे मुल्क में। जबकि अब क्या हो रहा है, किसान सबसे ज़्यादा बिल दे रहा है, इंडस्ट्रियल वाला बंदा जो सबसे ज़्यादा बिल दे रहा है, घरेलू सार्फिन सबसे ज़्यादा बिल दे रहा है। इन चीज़ों को जब तक ये कम नहीं करेंगे, एक तो महंगाई काबू नहीं आएगी, महंगाई दिन ब दिन ऊपर जाएगी। हम अपना जो हमारा मकसद है चैम्बर में आने का, चैम्बर की आवाम का, जो हमारे पीछे आवाम है जिन्होंने हमें सेलेक्ट करके यहाँ भेजा है, हम उनकी आवाज़ पुरज़ोर तरीके से उठाएंगे। हुकूमत वक्त से ये पुरज़ोर तरीके से मुतालबा करेंगे कि ये जो आए दिन चीज़ें महंगी हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। इंपोर्ट हम माल कर रहे हैं, मेरा लिंक तो गला मंडी से है। जितनी चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो हमारा मुल्क ज़मींदार है, हम ज़मींदारों का मुल्क है। हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने ज़मीन को इतनी ताकत दी है कि वो सोना उगल सकता है यहाँ से, लेकिन वो कब होगा? वो मेरा सवाल भी आपसे अक्सर अगला यही था। गला मंडी से आपका ताल्लुक़ है, एहतशाम साहब एक किसान घराने से, चोई तलत का ताल्लुक़ गला मंडी से है, तो हमें बहुत नज़र आ रहा है कि इस वक्त फैसलाबाद के किसान को उसका असल हक मिलने का वक्त आन पहुँचा है कि जब बॉडी के 3 मोहरे जो हैं वो बड़े ताकतवर किसान घरानों से हैं। तो कैसे लेके चलना चाहते हैं? क्योंकि मेरे ख्याल में ये मेरा एक नाकस राय है कि अगर किसान हमारा मजबूत हो जाए तो हमारी पूरी मईशत की, हमारी हर चीज़ सस्ती और बेहतर हो जाए। मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, बता रहा था कि गला मंडी के मतलब, गला मंडी नहीं, तमाम लोग जो 22 करोड़ आवाम की ज़रूरत है, गंदम है, आटा है, चीनी है, दालें हैं, चावल, जितनी भी हम चीज़ें खाते हैं, गवर्नमेंट को चाहिए, हुकूमत वक्त को चाहिए उस पर हमें रिलीफ दे। रिलीफ हम क्या मांगते हैं? बिजली में रिलीफ दे, गैस में रिलीफ दे। जब ये 2 चीज़ें सस्ती हो जाएंगी तो हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो बाहरले मुल्कों से चीज़ें गला मंडी के मतलब खाने पीने की चीज़ें मंगवा रहे हैं, वो हमारे मुल्क में होगी। जब वो हमारे मुल्क में होंगी वो उस वक्त होंगी जब किसान को उसकी वो जो स्प्रे कर रहा है अपनी फसल के ऊपर वो कम रेट पे मिलेगी, खाद जो इस्तेमाल कर रहा है वो कम रेट पे मिलेगी, बिजली का रेट जो बिल्कुल माइनस हो वो होना चाहिए हम किसानों के लिए, तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। ये जो हुकूमत के पीछे सारी दुनिया पड़ी हुई है, मार दिया, महंगाई कर दी, लुट गए, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं
कब हो सकती हैं? जब हुकूमत वक्त बिजली गैस को कम करेगी, गरीब आवाम को रोज़गार मिलेगा। रोज़गार कैसे मिलेगा? जब इंडस्ट्री चलेगी। इंडस्ट्री हमारी तबाह हो चुकी है इनकी पॉलिसियों की वजह से। हम यही रोना रोने ऊपर जाएंगे, रोएंगे रोना, गरीब आवाम के लिए मेहनत करेंगे, इनको नौकरियां मिलें बंद पड़ी हैं। मिल चलेगी क्यों? एक मिल में 5-5, 10-10 हज़ार बंदा खप सकता है। ये जो हुकूमत ने ऐलान किया हुआ है लाखों घरानों का, लाखों नौकरियों का, वो इस तरह आएगी। अच्छा मैं साहब, आपका क्योंकि बल्दियात के हवाले से भी तजर्बा है, फैसलाबाद मुकम्मल तौर पे इस वक्त खंडर बना हुआ है रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, तो क्या इसके हवाले से कोई बात की जाएगी आला हुकाम से, हुकूमत वक्त से, कि हम चैम्बर के नुमाइंदे हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, तो हमें अगर सूबाई खुद मुख्तारी की बात करें तो हमें खुद मुख्तारी के हिसाब से फैसलाबाद को बजट दें ताकि हम सबसे ज़्यादा बजट लगा के अपने फैसलाबाद को मिसाली शहर बना सकें। हम तो हुकूमत वक्त से ये कहेंगे, FBR को ये कहेंगे कि हमें बजट ना दें। जो हमारा फैसलाबाद का बजट है, जो हम लोग ही टैक्स इनको देते हैं, वो ही फैसलाबाद पे लगा दें, तो हमें ज़रूरत नहीं है इनसे मांगने की। वो पैसा भी बढ़ जाएगा, वो यहाँ से उठा के और शहर में किसी में ले जाएं। ये सिर्फ यही कर दें। ये सारे मसाइल हैं जो हम हुकूमत के आगे रखेंगे और इनके साथ लड़ना पड़ा लड़ेंगे, जो हमसे करना पड़ा हम करेंगे। हमारा टैक्स जो यहाँ से इकट्ठा होता है वही फैसलाबाद पे लग जाए, फैसलाबाद पेरिस की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। अभी देख लें कश्मीर पुल बन रहा है, कितने साल हो गए हैं, इतनी मिट्टी है, लोगों के घरों तक, कॉलोनियों के घरों तक मिट्टी पहुंच गई है, बंदा वहां से गुजर नहीं सकता, बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है। ये ऐसे हुकूमतें चलती हैं, ऐसे काम चलते हैं। ये सिर्फ 6 माह का काम था जिसको तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं, और अभी भी मेरा ख्याल 1 साल और लगेगा, फिर ये मुकम्मल होगा। ये बिल्कुल अयूब असलम मान साहब की बात बिल्कुल ठीक थी, और यहाँ चीज़ दोहराने वाली जो थी वो यही है, इनका की पॉइंट ही ये था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल एहतशाम साहब समेत मंच साहब की अगर बात को मैं कंपाइल करूँ तो रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी, और ख़ास तौर पर मसाइल मज़दूरों के, इन तमाम को उजागर करने के, इन तमाम को ऑन बोर्ड लेने की इन्होंने ऐलान किया, और ख़ास तौर पर इन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि फैसलाबाद की बेहतरी के लिए, फ़ाल करने के लिए अपना किरदार जितना भी हो सके, लड़ना पड़ा लड़ेंगे लेकिन अदा करेंगे किरदार अपना। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त अबूमा के अंदर मौजूद हैं। जैसे कि नई बॉडीज़ की बात करें तो अबूमा के अंदर भी नई बॉडीज़ जो हैं वो तश्कील दी हैं। हमारे साथ वाइस चेयरमैन अबूमा जो हैं वो मौजूद हैं, और ख़ास तौर पर इनका मैं तारुफ़ आपसे करवाता चलूँ, ये इंजीनियर हैं और इंजीनियर बिलाल जमील इनका नाम है। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आरिफ हसन मलिक साहब एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा बिलाल साहब, सबसे पहले मुबारक हो आप दोनों को, और आप कैसे देखते हैं कि इस वक्त बूमा के प्लेटफॉर्म से आपका अगले साल का क्या विजन है कि कैसे लेके चलना चाहते हैं? क्या मुश्किलात आपको नज़र आ रही हैं जो इस वक्त आपको लग रहा है कि हमारी इस बूमा के लिए और हमारी तमाम इंडस्ट्री के लिए ख़तरनाक है, उनके लिए आप काम करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखें जी, एसोसिएशन का बुनियादी मकसद आपको पता है कि मेंबरान के जो राइट्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ है, तो उसके लिए इस साल हम भरपूर तरीके से काम करना चाह रहे हैं। और इस बार हमने अपना सिस्टम जो है वो चेंबर की तर्ज पे इस्तेमाल करते हुए हम स्टैंडिंग कमेटीज़ बना रहे हैं, डिफरेंट जो कि उसमें सेगमेंट्स होंगे, यानी कि FBR की कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, और इसी तरह 5-6 कमेटियाँ होंगी जो कि मेंबरान के मसाइल को देखेंगी। और उसके अलावा हम शहर की जो दीगर एसोसिएशंस हैं और चेंबर बिलखुसूस, जो कि दैट इज़ द मदर ऑफ़ ऑल एसोसिएशंस, उनके साथ कोलैबोरेशन के साथ हम चलेंगे इंशाल्लाह। और हमारे जो कम्युनिटी के मसाइल हैं, ख़ास तौर पे एक्सपोर्टर्स के जो मसाइल हैं, रिफ़ंड के, और जो है एनर्जी कॉस्ट को फ़िक्स करने की कोशिश करेंगे, और गवर्नमेंट के साथ जो हमारे मुतालबात हैं उन पे हम कोई ना कोई इस तरह की चीज़ उनसे लेने की कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म के ऊपर 3 to 5 ईयर्स जो है ना, एनर्जी कॉस्ट शुड बी मतलब रिस्टोर्ड, कि वो उसको 3 से 5 साल के लिए एटलीस्ट हमें जो है अगर वो फिक्स कर देते हैं इंडस्ट्री के लिए, तो उसके खातिर ख़्वाह नताइज निकलेंगे। तो इस तमाम कामों के लिए हम इंशाल्लाह ये करेंगे। दूसरा ये कि R&D और के लिए जो है बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क के लिए। R&D के बगैर जो है हम नए प्रोडक्ट्स में इनोवेशन भी नहीं कर सकते।
तो NTU जो है उसके अंदर गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की हैं और वहाँ पे जो है फंड्स भी दस्तयाब हैं। 80-20 के रेशो से अगर इंडस्ट्रियलिस्ट जो है 20% खाली करे और 80% जो है वो गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ हैं वो इन्वेस्ट करेंगी किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम अपने मेंबरान को जो है वो R&D के ऊपर लेके आएँ ताकि वो इनोवेशन करके नए प्रोडक्ट्स के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में जाके अपना कंपटीशन के अंदर सरवाइव कर सकें। गुज़िश्ता साल बहुत ही मुश्किल रहा है, ख़ास तौर पे 6 माह कोरोना के ऐड कर लें तो बहुत बड़ा धचके लगे हैं, लेकिन उसके बाद हमें एकदम से सर्वाइव करने का मौका मिला। लेकिन जैसे सर्वाइव करने का मौका मिला, बिजली के टैरिफ बढ़े, जैसे कि आप पहले जिक्र कर चुके हैं, लेकिन 9 पे थे। चैम्बर से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी भी हम समझते हैं बहुत ज़्यादा है 9 सेंट, इससे 7.5 या 7 पे आना चाहिए ताकि कॉस्ट भी, क्योंकि डेफिनेटली बांग्लादेश और इंडिया ने अभी जागना है। वो सो रहे हैं कोरोना के अंदर, मैं कह रहा हूँ वो मरे हुए हैं, लेकिन जैसे वो जागेंगे मेरे ख्याल में उनके जागने से पहले हम इतने बड़े हो जाएँ कि वो बच्चा हमारे बराबर न दोबारा पहुँच सके। बात आपकी ठीक है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस पाकिस्तान की रीजन में सबसे ज़्यादा है। तो ये जो है जब तक ये गवर्नमेंट नीचे नहीं लेके आती और इसको कहीं पे फिक्स नहीं करती, यानी कि सरप्राइज़ देते हैं ना, गवर्नमेंट हमेशा में सरप्राइज़ देती है कि अचानक बढ़ा देते हैं, जो कमिट करते हैं उस पर बाद में कायम नहीं रहते। तो असल में यही चीज़ें हैं जो हमने इंश्योर करनी है गवर्नमेंट के साथ कि 3 to 5 ईयर्स का आप प्लान करें, उन चीज़ों को फिक्स कर दें ताकि इंडस्ट्री सुकून के साथ जो कॉस्टिंग दे सके, उसको पता हो कि यार ये चीज़ें अगले 3 साल तब्दील होने वाली नहीं है, या उसका कोई ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप कर लें कि अगर बहुत ज़रूरी है IMF का या वर्ल्ड बैंक का आप पे प्रेशर ज़्यादा है तो आप हमें पहले जो है वो बता दें कि नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड यहाँ तक आ सकता है, ताकि बंदे की फोर्सी में हो। ये अचानक जो हर चीज़ करते हैं ना गवर्नमेंट, दैट इज़ नॉट गुड, वो किसी के लिए भी वायबल नहीं रहता। बिल्कुल जी, अचानक जो ख़ास तौर पर अनसर्टेनिटी है ना, वो पूरे माशरे के अंदर, ख़ास तौर पर इंडस्ट्री के अंदर, वो कभी भी नाकाबिले बर्दाश्त होती है और एकदम से बड़ा धचका जो है वो इंडस्ट्रियलिस्टों को, क्योंकि डेफिनेटली आपके बढ़े हुए रेट ऑर्डर्स 2 माह 3 माह पहले आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो ऑर्डर्स आप मीट करना चाहते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग इतनी होती है कि आप उसे बेच नहीं सकते। इवन के कंटेनर्स अभी रास्ते में होते हो तो जैसे हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के टैक्सेस जो हैं उसके अंदर इजाफा तक कर दिया जाता है। आरिफ मलिक साहब मौजूद हैं। मलिक साहब, आप एग्जीक्यूटिव मेंबर अभी भी मौजूद हैं, तो आप कैसे देखते हैं कि इस वक्त पहले मसाइल चलते आ रहे हैं, लेकिन नई बॉडीज़ के साथ कैसे किन चीज़ों लेके आगे चलेंगे? चेयरमैन नए आए, वाइस चेयरमैन नए आए, मजीद मेंबर्स के अंदर इजाफा हुआ जो कि एग्जीक्यूटिव है, तो क्या की पॉइंट्स होंगे जिनको लेके आगे चलना चाहते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे नए साथी बड़े एनर्जेटिक हैं और उन्होंने बताया भी है आपको। मैं भी इनकी तवज्जो इस तरफ दिलाऊंगा एक ख़ास पॉइंट की तरफ कि गवर्नमेंट ने एक टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई है, ये 5 साल के लिए होती है, आपको पता है। तो अभी गवर्नमेंट ने ये 2020 to 25 तक ये बनाई है। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि अभी इस जो कहते हैं कि पॉलिसी का ड्राफ्ट भी मैला नहीं हुआ, तो उसमें चेंजेस आनी शुरू हो गई हैं। मैंने वो पॉलिसी पढ़ी है, उसमें ये है कि 5 साल के लिए गवर्नमेंट इस टेक्सटाइल पॉलिसी में 7.5 सेंट पे बिजली देगी और अपनी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को 28 बिलियन तक लेके जाएगी और कॉटन की बेल्स जो हैं उनको 20 बिलियन तक लेके जाएगी। अच्छा, अभी ये चीज़ें चल रही हैं, नहीं है, तो साथ ही 9 सेंट की बिजली की बात आनी शुरू हो गई है। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो अभी बढ़ गई, अभी मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में सस्टेनेबिलिटी नहीं है। खासतौर पे अभी तो लोग मजबूर हैं, बाहर बायर्स जो हैं उनके पास कोई और ऑर्डर मेंटेन करने वाला नहीं, हम दे रहे हैं, लेकिन जब उन्हें ऑप्शन मिलेगी कौन लेगा हमसे? जी बिल्कुल, मैं सिर्फ आपकी वसातत से ये कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट कम अज़ कम अपनी पॉलिसीज़ जो बनाती है उस पर एटलीस्ट पैरा तो देना। अभी पॉलिसी बनती है, 1 माह 2 माह गुजरा, नई बातें आनी शुरू हो गई हैं। मैं पूछता हूँ कि अगर इस वक्त 8 मिलियन बेल हुई है, 20 मिलियन बेल प्राइम मिनिस्टर का विजन है 5 साल में अगर होनी है, तो जब तक वो हमारे फार्मर्स को अच्छे सीड्स नहीं देंगे, अच्छी उनको सस्ती लोनिंग नहीं देंगे, उनको R&D फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, उनको ये चीज़ें बताएंगे नहीं, उनको पेस्टिसाइड्स नहीं एडवाइस करेंगे, तो ये 20 मिलियन बेल तक हम कैसे पहुंच सकेंगे? तो अगर इसको करना है तो हमें अपनी पॉलिसीज़ को सस्टेनेबल रखना होगा, अदरवाइज़ फिर हम ऐसे ही हैं जिस तरह आज से 20 साल पहले। आप हैरान होंगे कि हम टेक्सटाइल में 8 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे थे, बांग्लादेश 5 बिलियन पे था 20 साल पहले, आज हम 14 बिलियन पे हैं। बांग्लादेश टच्ड 40 बिलियन US डॉलर की उसकी एक्सपोर्ट है। हमसे 20 साल में वो कितना ड्रास्टिकली आगे निकला है कि आप खुद इमेजिन करें। ये क्यों निकला है? कि उनकी पॉलिसी में तसलसल है, चेंज नहीं है। हम मजाक में कहते थे ये टके बराबर नहीं है, अब तो हमारा रुपया टके बराबर नहीं रह गया, क्योंकि वो आ गई मजाक में, बल्कि हमें शर्म इस गवर्नमेंट को दिलानी चाहिए कि अब तो आप लोगों का पैसा जो रुपया है वो टके की हैसियत भी नहीं इख्तियार कर गया, वो ऊपर चले गए, हम नीचे जा चुके हैं, बल्कि अब वो हमें ऐसे मजाक करेंगे। और ख़ासतौर पर एक चीज़ बजट के हवाले से मैं आपको इसी पॉइंट को लेकर आगे चलना आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा। ये मेरा बड़ा
अहम सवाल होता है हर एक से कि बजट के अंदर भी, बजट का मतलब होता है कि एक साल के लिए सब चीज़ें एक जगह रुकी रहेंगी, लेकिन हमारी महीने पर पेट्रोल बढ़ जाता है, बिजली बढ़ जाती है, और कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट टैक्स, कोई टैक्स, इवन कि गवर्नमेंट ये करती है कि अगर टैक्सेस का भरमार होती भी है और कहीं लगाना पड़ता है तो वो खुद रिलीफ देते हैं, लेकिन बजट जो एक साल का बन जाता है उसके अंदर चेंजेस नहीं आती। तो ये कितना ज़रूरी है कि हमें बजट के ऊपर भी एक फिक्स एक चार्ट बनाना होगा और उसके अंदर तब्दीलियाँ नहीं करनी पूरे साल। जी बिल्कुल, कंटिन्यूटी, वही मैं अर्ज़ की ना कि कंटिन्यूटी नहीं है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में। जब तक ये नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मैंने आपको बांग्लादेश की मिसाल दी, इसके साथ साथ टाइम नहीं है, कंबोडिया, वियतनाम, चाइना, इन सारे कंट्रीज़ ने हमसे बाद में एक्सपोर्ट्स में आए, हमसे पीछे थे। 20 साल पहले का डाटा उठाएं, आहिस्ता आहिस्ता ग्राफ ऊपर बढ़ता गया। आज हम इनसे पीछे रह गए, इवन के कंबोडिया भी आगे निकल गया एक्सपोर्ट्स में। तो ये सिर्फ इसलिए है कि हम बजट देते हैं, अगले माह फिर मिनी बजट देते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। पॉलिसीज़ एक जैसी कम से कम एक साल के लिए होनी चाहिए, ताकि हम लोग जो अपना माल बेचते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, हमें 3 माह माल तैयार करने में लगते हैं। अगर हम रोज़ाना पॉलिसीज़ चेंज करेंगे तो आज माल बेचा है 10 सेंट में, कल को वो उसकी कॉस्ट 12 सेंट हो जाएगी, 14 हो जाएगी, तो हम कम्पिटिटिव नहीं रहेंगे वर्ल्ड मार्केट में। अच्छा आरिफ भाई, इसमें सबसे अहम क्या है कि हमारे जो ख़ास तौर पर थिंक टैंक्स हैं उन्हें चेंज करना होगा, कि जैसे कि ज़फ़र इकबाल सरवर की हम हमेशा प्रोग्राम के अंदर अक्सर बात करते हैं, जिसने पॉलिसी बनाई है उसको तो ऑन बोर्ड लिया नहीं जाता, उसकी पॉलिसी को कॉपी करने के लिए किसी और को बिठा दिया जाता है। तो जिसने पॉलिसी बनाई तो उसे इंप्लीमेंट करने वाला नहीं होगा तो उसे कौन चलाएगा? ये बड़ा एक अहमियत का हामिल चीज़ है कि हमारे फैसलाबाद के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं। मैं फिर बारहा कहता हूँ कि शेख खुर्रम शहजाद को आप ले लें, एटलीस्ट जिसको तजर्बा तो हो ना, वो बर्बाद ना करे। आपने तो टेक्सटाइल की मिनिस्ट्री ख़त्म कर दी। बड़ी वैलिड बात है जी, स्टेक होल्डर्स नहीं आएंगे अगर तो काम नहीं आगे बढ़ेगा। आज बिल्कुल सही है, ज़फ़र मेरा भी दोस्त है, बहुत अच्छा विजनरी आदमी है, लेकिन ये है कि जिस तरह हमें मिलना भी नहीं जी, और जिस तरह उसको कॉर्नर किया गया है वो भी आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो मकसद ये है कि हम फैसलाबाद में खुर्रम शहजाद की आपने मिसाल दी, टेक्सटाइल के लोग हैं, तो लेकिन टेक्सटाइल इस वक्त वो लोग देख रहे हैं मिनिस्ट्रीज़ में और इस्लामाबाद में कि जिनका टेक्सटाइल से ताल्लुक़ कोई नहीं है। तो अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो स्टेक होल्डर्स आगे आएंगे तो वही काम को सही तरह से लेके चल सकेंगे। स्टेक होल्डर्स के हवाले से शिकायत हमेशा से हुकूमत के ऊपर रहती है कि स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको ऑन बोर्ड लिया ही नहीं जाता इस गवर्नमेंट। जैसे हमने जिस मर्जी एसोसिएशन की बात की, जिस मर्जी ऑर्गेनाइजेशन की बात की, यही की पॉइंट आगे निकल के आता है कि ये गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लेती और ख़ास तौर पर पॉलिसी बनाई। मुझे ये हमेशा से हर प्रोग्राम में मैं इसलिए पूछता हूँ इंडस्ट्री वाले में कि आपने पॉलिसी पीटीआई की वेबसाइट के ऊपर लगा दी। इमरान खान ने कंटेनर के ऊपर खड़े हुए कहा, बल्कि फैसलाबाद में एक तमाम तजारती सनतकारों की मीटिंग के अंदर ये कहा, ज़फ़र इकबाल सरवर को शाबाश दी, लेकिन उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए उस बंदे को किसी तौर पर भी इस्तेमाल नहीं किया जा गया। ये क्योंकि ज़फ़र इकबाल सरवर मौजूद नहीं है, वो खुद मानते नहीं हैं, इसलिए मैं एक चीज़ कह दूँ कि उन्हें कोऑर्डिनेटर लगाया गया, मशीर लगाया गया कोऑर्डिनेटर, और फिर वो मशीर हैं आगे वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर के, जो कि मेरे ख्याल में इससे अच्छे एक ट्रक की बत्ती पीछे लगाने वाला हिसाब है, इससे बेहतर तो और कोई नहीं। क्योंकि जो शख्स पागलों की हद तक, जुनून की हद तक ऑफ द रिकॉर्ड भी हमारे साथ पीटीआई के लिए लड़ता है, जो कहता है मैं सनत के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपनी फैक्ट्रीज उजाड़ने के लिए तैयार है, आप उस बंदे को ऑन बोर्ड नहीं लेते और पूरी इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचा रहे हैं। लेकिन जैसे खुर्रम शहजाद की बात करें तो असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि जब आपने टैक्स लेके वापस करना है तो ज़ीरो रेटेड कर दें। तो मेरे नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट के अपने लोग बोल रहे हैं, अपने लोग समझाने वाले जो इनके खिलाफ नहीं है, जो हर हालत तक कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, उनको ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया जा रहा, उनकी क्यों नहीं सुनी जा रही। तो खान साहब खुदा का वास्ता इनके सुने, फैसलाबाद की इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है, हमने बहुत टैक्स दिया है और टैक्स दे रहे हैं, इस इंडस्ट्री को बचाना है, इस शहर को बचाना है, तो इनकी सुननी पड़ेगी। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। नई बॉडीज़, नए अहदेदार अपने अहदों का हलफ भी उठा चुके हैं, अपनी सीटों पर बर्जमान भी हो चुके हैं। सबसे पहले FCC आई था, फिर अबूमा था, अब पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के जो अहदेदार हैं उनके साथ मौजूद हैं, चेयरमैन और एक एग्जीक्यूटिव मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। मियाँ फ़र्क साहब हैं, सबसे पहले दोनों हज़रात को मुबारक और आपकी तमाम बॉडी को। और मियाँ साहब कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त पहले भी आपसे एक इंटरव्यू हुआ था कपास की कम होती पैदावार के ऊपर, ख़ासतौर पर हम इस वक्त डेफिसिट में जा रहे हैं बिला, और इस वक्त जितना हमारे पास ऑर्डर्स हैं उसे कम्पीट करने के लिए, और आपका एक नाम भी, आप बैरून मुल्क भी एक्सपोर्टर हैं बहुत बड़े, कैसे देख रहे हैं इस वक्त मेन टारगेट क्या होगा आने वाले साल के अंदर जो आप करने जा रहे हैं, और अपने इस ओहदे पे बैठ के कौन सी ऐसी मेन चीज़ें होंगी जो आपके ख्याल में आपके गोल होंगे, इनको अचीव करना नागुज़ीर हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीनियर वाइस चेयरमैन का मेरा इलेक्ट हुआ
और उसमें मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने ग्रुप लीडर हाजी सलामत साहब का और बाकी सारे दोस्तों का जिन्होंने मेरे ऊपर अतमाद किया, और मैं कोशिश करूँगा कि इस ज़िम्मेदारी को ऐसा तरीके से निभाऊँ। इस टाइम जो हमारा करंट जो सबसे सीवियर प्रॉब्लम है ना, वो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है। रॉ मटेरियल में यान आ जाता है, यान हमारी लाइफलाइन है। पाकिस्तान में इस टाइम दो मेन प्रॉब्लम है यान में। नंबर वन, वेरी हाई प्राइसेस ऑफ यान, लेकिन हमारी बैड लक ये है कि इतनी प्राइसेस ऊपर होने के बावजूद शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है कि यान मिल ही नहीं रहा, मार्केट से वैसे ही गायब हो गया है। तो मेरे ख्याल से तो जो ये सारा माफिया है उन्होंने वैसे इसकी आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा की है कि ये जो उसकी प्राइस को और बढ़ा सके। लेकिन आज ही मैंने बांग्लादेश में कांटेक्ट किया है, एक मेरे दोस्त हैं, वो तकरीबन 20,000 उनका जो प्रोडक्शन है पर डे की है, तो वो मुझे बांग्लादेश और पाकिस्तान में सेम प्राइस है इस टाइम। और मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर, बांग्लादेश में फुट्टी और रुई पैदा ही नहीं होती, उसके बावजूद उनकी प्राइस सेम हमारे लेवल के बराबर है। तो यहाँ पे फुट्टी पैदा नहीं होती तो वो प्राइस को कैसे मेंटेन कर रहे हैं। और मैंने उनको अवेलेबिलिटी का पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमें आर्डर दें सेम पाकिस्तानी प्राइस के ऊपर, जितने कंटेनर कहेंगे विद इन 1 वीक हम आपको शिप कर देंगे। तो कुछ दोस्त हमारे उन्होंने वियतनाम से मंगवाना शुरू किया है, लेकिन मैं सिर्फ ये गवर्नमेंट के नोटिस में लाना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ खुदारा इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन करें, क्योंकि अगस्त में हमारी 10% एक्सपोर्ट कम थी। अब क्राइसिस और बढ़ गया, इस माह और एक्सपोर्ट कम हो जाएगी। अगर इसी तरह चलता रहा, अगर 2-3 माह में हमारी एक्सपोर्ट 50% नीचे आ जाएगी। क्योंकि तकरीबन कल ही मुझे 2 दोस्त और बता रहे थे और मुझे आर्डर्स आए हैं, वो तकरीबन नेक्स्ट 6 मंथ के आर्डर्स थे और वो मिलियंस में गारमेंट थे। मैंने और मेरे दोस्तों ने सभी ने रिफ्यूज़ कर दिया है, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है। जब हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं अवेलेबल होगा, ऑन टाइम माल नहीं बनेगा, अगर हमें बायर करना पड़ेगा। इस टाइम बायर का जो रेट है ना, वो तकरीबन 600 रुपीज़ पर केजी है। पहले कोरोना से पहले ये तकरीबन 200 रुपये पर केजी होता था। तो अब अगर हम बायर करते हैं तो इसका मतलब है हम गारमेंट फ्री दे रहे हैं। इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते इतना बड़ा कि हमें रॉ मटेरियल मिले ना, और अगर रॉ मटेरियल जब लेट मिले तो हमें उसको बायर करना पड़ जाए। इसके ऊपर 1-2 दिन में हमारी एसोसिएशन भी मीटिंग करने वाली है और इंशाअल्लाह ताला हम आपको वहाँ पे बुलाएंगे भी और प्रॉपर गवर्नमेंट के सामने अपनी सजेशन, अपनी रिक्वेस्ट, अपनी तजवीज़ें रखेंगे। अगर उनके ऊपर अमल दरामद ना हुआ तो हम फिर एक डेडलाइन देंगे, उसके बाद हम फिर जो डिफरेंट ऑप्शन है उनके ऊपर गौर करेंगे। तो हुकूमत को चाहिए कि हमें इस चीज़ के ऊपर मजबूर ना करे कि हमारी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएं, हमारी लेबर रोड के ऊपर आ जाए, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो जाए। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात होगी। तो पहली चीज़ ये है। दूसरा, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो अभी 9 सेंट के ऊपर है, तो हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट थी कि इसको 7.5 या 7 के ऊपर लेके आएँ। अगर एनर्जी चीप नहीं होगी तो हम इंटरनेशनल मार्केट में कभी भी कम्पीट नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी है, EOBI है, हमें इनको 1 विंडो ऑपरेशन में लेके आना है। ये डिपार्टमेंट हमें तंग करते हैं, कभी कोई डिपार्टमेंट आता है, कभी कोई डिपार्टमेंट आता है, लेकिन हम अपना पहला फोकस सिर्फ अपने रॉ मटेरियल के ऊपर रखना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट वीक हम पूरा अपना कंप्रीहेंसिव प्लान देंगे कि हम आगे कैसे मूव करेंगे, क्योंकि इस तरह हमारी फैक्ट्री नहीं चल सकती। पहले ही हमारी प्रोडक्शन हाफ प्रोडक्शन के ऊपर हम आ गए हुए हैं और लगता है कि अगले 2 वीक में हमारा सारे का सारा फैक्ट्री की प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। जब इस वक्त मुतालबा लोगों की तरफ से ऑर्डर्स जो हैं वो बेइंतहा हैं, हम इस वक्त पैक चल रहे हैं, जहाँ बंद फैक्ट्रियाँ चल रही हैं वहाँ रॉ मटेरियल ना मिलना, फैक्ट्रीज़ का बंद होना, और क्या ये हुकूमत की नाअहली तसव्वुर की जाए? क्योंकि इस वक्त हुकूमत आपकी एक्सपोर्ट को पॉइंट गिन रही है कि देखें जी हमने एक्सपोर्ट इतनी बढ़ा दी है, हमारी हुकूमत का तुरा इम्तियाज़ है इतनी। ये तो कोरोना की वजह से बाकी मुल्क बंद पड़े, हमें किस्मत के तौर पर मिल गया है। अगर हम इसे मेनटेन ना कर सके तो ये इतना बड़ा लॉक होगा, जो चल रही हैं वो भी बंद हो जाएंगी। मैं गवर्नमेंट को एक क्रेडिट देना चाहता हूँ इसमें कि कोरोना के टाइम के ऊपर भी उन्होंने हमें SOP दी है। हमने वो सारे के सारे SOP अपनी फैक्ट्रियों में नाफज किए। उसके बाद उन्होंने हमारी फैक्ट्री नहीं बंद होने दी।
क्योंकि तकरीबन 3 वीक हमारी फैक्ट्रियाँ बिल्कुल बंद हो गई थी, लेकिन हम लेबर को अपने पास से पे कर रहे थे। वो हमारे लिए भी बहुत हमारे लिए बर्डन था, और हमारी लेबर को जो हम 75% 80% पे कर रहे थे, जो उनका भी थोड़ा सा कट लगा था, उनके लिए भी वो टफ़ टाइम था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्ट्रेटजी रही है कि उन्होंने शट डाउन फैक्ट्रियों को, एक्सपोर्ट फैक्ट्री को नहीं होने दिया, और हमारा काम चलता रहा, हमारी एक्सपोर्ट चलती रही, और लेबर अपना उनका रोज़गार चलता रहा। ये उनका बहुत अच्छा इक़दाम था जिसको हम सराहते हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी वो हमें रिलीफ दे रहे हैं, उसको भी हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन उसके बाद जो अभी रॉ मटेरियल के ऊपर जो प्रॉब्लम हुई है ना, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इनिशिएटिव ज़ीरो है, और वो पता नहीं इसके ऊपर वो क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहा है, क्यों नहीं उसको देख रहा है। अगर वो 10% जो अगस्त में इंक्रीज़ हुआ था, वो सिर्फ इंक्रीज़ इसलिए हुआ था कि कोविड के बाद जो शेल्फ खाली हुई थी उसको फिल करने के लिए बायर्स को माल चाहिए था। अभी वो उन्होंने अपनी शेल्फ फिल किया, उसके बाद क्रिसमस का टाइम आ जाएगा, वो क्रिसमस बाइंग हो रही है। क्रिसमस के फौरी बाद उनकी सेलें शुरू हो जाती हैं, वो सेल्स को फुलफिल करने के लिए हमारे पास आर्डर्स हैं। और मेन जो रीज़न है, इंडिया तकरीबन टोटली बंद पड़ा हुआ है, वहाँ पे टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट नहीं हो रही, वो सारे का सारा मूव हो गया पाकिस्तान में। बांग्लादेश अभी तकरीबन 25% फंक्शनल है, 75% वो भी क्लोज़ है। लेकिन जिस दिन इंडिया ओपन हो गया, बांग्लादेश ओपन हो गया, हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं होगा, तो फिर हम उस टाइम के ऊपर पछताएंगे, अफसोस करेंगे, लेकिन उस अफसोस का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो कस्टमर एक दफ़ा चला जाएगा वो कभी दोबारा वापस नहीं होता। तो इसलिए हमें कस्टमर के जाने से पहले, अपनी एक्सपोर्ट गिरने से पहले, अपने फॉरेन एक्सचेंज कम होने से पहले हमारी हुकूमत को इसके ऊपर सोचना चाहिए, हमारे साथ बैठना चाहिए, हमारी सजेशन सुननी चाहिए और इसके ऊपर एक्शन करना चाहिए। स्पेशली जो यान के ऊपर 44% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई हुई है डिफरेंट मद में, उसको तो अगले वीक से ज़ीरो कर देना चाहिए, ताकि हमारे पास वाफर मकदार में रॉ मटीरियल अवेलेबल हो। वाफर मकदार के अंदर रॉ मटीरियल हो। हाफ़ साहब मौजूद हैं। हाफ़ साहब, इस वक्त ज़िम्मेदारी बड़ी आ गई है और टफ़ टाइम है, क्योंकि मेरे ख्याल में पिछले जो कर गए हैं उन्होंने अपना काम, लेकिन इस वक्त जब आप लोगों को जिम्मेदारी मिली, नए अहदेदार आए हैं, तो हर तरफ FCCI बात करें, बूमा करें, आप लोग इस वक्त एक बर्डन आया है, ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं और आप लोगों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है कि आपने गवर्नमेंट को मजबूर करना है, उस गवर्नमेंट को जो स्टेक होल्डर्स की सुन नहीं रही। तो कैसे सुनाएंगे स्टेक होल्डर, क्या आपके पास चार्टर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बिलाल भाई आपका और सिटी 41 की टीम का बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने टाइम दिया, और मियाँ फ़ारूक हबीब साहब हमारे जो न्यूली इलेक्टेड, फ़ारूक इकबाल साहब हमारे न्यूली इलेक्टेड लीडर हैं। हम लोग इंशाल्लाह जो नई टीम है वो शाना बशाना इनके साथ पूरी वर्किंग करेंगे और अपने जो गोल्स हैं, जो टास्क हैं, उसको इंशाल्लाह अचीव करने की कोशिश करेंगे। और इसमें जिस तरह ब्रीफली मियाँ साहब ने डिस्कस किया आपसे कि सबसे मेन और मेजर 2 इश्यूज़ हैं। कॉटन क्रॉप जो है उसकी शॉर्टफॉल चल रही है, और उसके बाद हमारी कॉस्ट जो है वो अनअवेलेबल कॉस्ट जो है वो हाई रेट्स के ऊपर चल रही है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से स्पेशली रिक्वेस्ट करना है कि सबसे पहले जो कॉटन के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं उसको ज़ीरो किया जाए, और कॉटन क्रॉप की अवेलेबिलिटी के लिए जो भी पॉलिसी बनाई जाए वो, ताकि हमारे पास जो इस वक्त एक्सेस ऑर्डर मौजूद हैं हम लोग उसको फुलफ़िल कर सकें। ये हमारी गुड लक है कि कुछ चाइना के ऊपर USA की एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ की वजह से, बांग्लादेश की प्रॉब्लम की वजह से, और इधर कोविड-19 इंडिया में जो है उस वजह से हमारे ओवरऑल जो है वो ऑर्डर्स एक्सेस हैं। तो हम लोग इस गुड टाइम को अचीव करके हम लोग अपना दुनिया में एक अच्छा नाम बना सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले जो सीड्स हैं, कॉटन सीड्स हैं, उसकी अच्छी क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा, और जितना यील्ड हमें कॉटन यील्ड चाहिए, मतलब अपने टारगेट के हिसाब से, उसको हमें कॉटन क्रॉप लेनी पड़ेगी। और नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल डिमांड्स के मुताबिक हमें इस पे वर्किंग करनी चाहिए। और दूसरा इशू जो था वो एम्प्लॉयर्स के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए जो एक थ्रेड है वो है
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, उसमें सोशल सिक्योरिटी भी है को मियाँ साहब ने डिस्कस किया। मैं भी उसी को वेट करता हूँ कि हमें इसमें सेल्फ़ असेसमेंट स्कीम को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए ताकि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो थोड़ा रिलैक्स रहें और इस किस्म के प्रेशर से, इस किस्म के थ्रेट से वो अपने आप को फ्री ऑफ माइंड मतलब वर्किंग कर सकें और अपने आप को रिलैक्स फील करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। और ख़ास तौर पे प्रोग्राम के अंदर जो हमें की पॉइंट मिला वो ये है कि हमने किसान ख़ास तौर पे अपनी ज़राअत के अंदर इस्लाहात लाने की अशद ज़रूरत है। नागुज़ीर हो चुकी, क्यों नागुज़ीर हो चुकी? क्योंकि जो काम अभी तक गवर्नमेंट ने किया है वो रिबेट्स की दिए, उस हवाले से तमाम सनदी तंजीमें खुश हैं, लेकिन बिजली की कीमतें जो 7.5 सेंट से 9 पे गई हैं उस पर पहले भी एहतजाज हुआ कि अभी भी रिवाइज़ होनी चाहिए, क्योंकि जैसे इंडिया और बांग्लादेश दोबारा से प्रॉपर्ली ओपन होगा तो ऑर्डर्स जो कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से, आउटब्रेक की वजह से हमारे पास ज़्यादा आ गए हैं। हमने एक अच्छा किरदार अदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। गवर्नमेंट इसे भी चलें ऑन करिए तो उन्हें ऑन करवा देते हैं कि उन्होंने अच्छा काम कर लिया, कोरोना कंट्रोल हो गया। तो हम अब आगे बढ़ें, हमने आगे क्या करना है? ख़ास तौर पे अपनी एक्सपोर्ट के हवाले से नागुज़ीर इकदाम करने होंगे। ख़ास तौर पे फिर कह रहा हूँ पूरे प्रोग्राम के अंदर स्टेक होल्डर्स की सुन लें। इस शहर फैसलाबाद से टेक्सटाइल पॉलिसी बन के गई है, उस शख्स को ऑन बोर्ड ले लें। यहाँ से बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो आपकी गवर्नमेंट के अंदर बैठे हैं, जो आपकी गवर्नमेंट की तारीफ़ें करते हैं, उन्हें ऑन बोर्ड ले लें। ये मुल्क तरक्की कर सकता है और इसके अंदर अपना किरदार और ये कैश भी पीटीआई फिर करवा लेगी ताकि आपकी अगली गवर्नमेंट बन जाए। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।